जिस दिन का इंतजार था सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, सभी पार्टीज को, वो दिन भी आ गया और तस्वीरें भी लगभग साफ हो चुकी हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी हो चुकी है। और चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। अनिल गोयल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ है निपुण आलम बयान जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इनके साथ ही राहुल तलान जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ रुद्र प्रताप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और रीना गुप्ता जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत रीना जी आपसे करना चाहूंगी कि अब देखिए जिस तरह से नतीजे सामने आए, उम्मीदें जो लगातार बीजेपी कर रही थी महाराष्ट्र में, हमने इसी तरह की तस्वीरें देखी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की जो शुरुआत है वो सुबह से जब रुझान सामने आ रहे थे तभी से ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू हो गया था। और अब जिस तरह से हमने देखा तस्वीरें बदलती हुई नजर आई, सर्कमस्टेंसेस जो थे सुबह से ही लेकर के वो बदलते हुए नजर आए थे। आपको मध्य प्रदेश का भी चुनाव याद होगा, आपने लगातार आप उसमें मौजूद रही होंगी, तो आपने ये भी देखा होगा कि जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो दिग्विजय सिंह ने तुरंत शुरू कर दिया ईवीएम पर चिल्ला चिल्ला करके ठीकरा फोड़ना। और उनके भाई वही लक्ष्मण सिंह जो कि उनके भाई हैं, वो कह रहे थे कि ईवीएम के तो मुंह नहीं है, यानी कि वो साफ तौर पर ये कहना चाह रहे थे कि जो उनकी पार्टी का जो भीतरी कला है वो उसे दबाने के लिए ये लोग ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। तो अब ईवीएम पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लेकिन झारखंड में भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा सकते थे जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं, वायनाड में भी सवाल खड़े किए जा सकते थे जिस तरह से परिणाम सामने, लेकिन अब ईवीएम पर यह पूरा ठीक रहा। देखिए गरिमा जी, मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि ये तो हमेशा, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का, जो पार्टी जीतती है, खास तौर से ये अपोजिट विपक्ष जो एक साथ इकट्ठा हुआ है, इन्होंने केवल एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि जब हार जाओ, जिस प्लेस पे भी हार जाओ, उस पे ईवीएम पे इलेक्शन कमीशन से उसकी कंप्लेन करो और कि इसमें इन्होंने गड़बड़ कर दी है। पहले बैलेट पेपर पे होता था, अब ईवीएम आ गया है तो उसमें भी, जबकि इनको खुला चैलेंज है कि आइए आप वहां खड़े होकर कराइए, अगर उसमें कुछ भी कमी आप कर पाए, कुछ उलटफेर कर पाए तो आप उसको करके दिखाइए। अभी इन्होंने हरियाणा में हुआ, वहां ईवीएम खराब हो गई, लेकिन कश्मीर में खराब नहीं हुई। अब अब आपका महाराष्ट्र जीत गए तो वहां ईवीएम खराब होगी, छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। ये तो विपक्ष का हमेशा अलट का पलटवार होता ही रहा है, जिसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ये तो जो हारेगा वो दूसरे पे हमेशा ठीकरा फोड़ेगा। ठीक है, अब अनिल जी आपका रुख करना चाहूंगी। बड़ी जीत, सबसे पहले आप सभी लोगों को शुभकामनाएं भी हैं क्योंकि महायुति की ये बड़ी जीत जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखी, उम्मीदें भी आप लोगों को बहुत थी और कहा भी जा रहा था कि भाई पीएम मोदी का जो असर है, जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर महाराष्ट्र में देखा जाएगा और नतीजे भी इसी तरह से सामने आए क्योंकि भाई वही था। और इसके पहले भी हम कह चुके हैं कि कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। आप लोगों को फल भी मिल गया है, लेकिन अब देखिए ये भी कहा जा रहा है, लगातार एमवीए ये भी कह रही है कि यंत्र तंत्र षड्यंत्र तीनों के साथ मिलकर के ये जिस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा है, साफ तौर पर यही स्टेटमेंट है, मेरे स्टेटमेंट नहीं है, यंत्र तंत्र षड्यंत्र एमवीए के स्टेटमेंट है, उनके पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट है। और अब इनका कहना है कि अब ये सीएम किसे बनाएंगे, सीएम पर अपनी तस्वीरें साफ करें, एलओपी साफ करें। गरिमा जी, पहले तो इस जीत के लिए आपके चैनल पर सभी श्रोताओं को, सभी जनताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और अभी मेरी बहन रीना जी कह रही थी, बड़ा स्पष्ट कहा था कि जहां पर ये जीतते हैं वहां पर इनके लिए ईवीएम भी ठीक होता है, चुनाव आयोग भी ठीक होता है। जहां पर ये हारते हैं वहां पर चुनाव आयोग भी गलत और ईवीएम भी गलत। अब आप मुझे बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर इनके शिवसेना के उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के प्रवक्ता जिस तरीके से बयान दे रहे थे, हमें विश्वास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसी चुनाव आयोग ने जब लोकसभा में चुनाव कराए थे तब भी वही सब लोग थे, आज भी वो सब लोग हैं, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो। आज अगर परिणाम उनके प्रतिकूल आ रहे हैं तो वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो जनता ये देख रही है कि इनका काम सिर्फ आरोप लगाना है, इनका काम सिर्फ मोदी जी को गाली देना है, बीजेपी को गाली देना है, इनका काम क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है।
महाराष्ट्र के विकास से कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ गाली देना है, और अगर इनको मतलब है तो अपने परिवार मतलब है, इनको मतलब है तो अपने परिवारों को जिंदा रखने से मतलब है, अपने परिवारों के विकास से मतलब है इनका। तो ये जनता समझ चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप एक बात और देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना ने और बीजेपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा। जनता ने ये देखा कि जो मिलकर के चुनाव लड़ा था और सत्ता पाने के लिए उन्होंने उससे हाथ छू लिया, उससे गठबंधन कर लिया, जिसको बाला साहब ठाकरे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते। अपनी राजनीतिक दुकान बंद करने के लिए तैयार थे, लेकिन चिमटे से नहीं छुएंगे। तो जब उस जनता ने कहा कि हमने जो वोट दिए थे वो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को दिए थे, हमने वोट जो है शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन को नहीं दिया। आपने उस जनता के आदेश को अगर ठुकराया है तो जनता ने आपको ठुकरा दिया। और जनता ये चाहती है कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आए वो स्पष्ट सोच लेकर के आए, स्पष्ट विचारधारा लेकर के आए, जिसको हम वोट कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी स्पष्ट केन प्रकरण सत्ता को पाना है तो जनता ने उसको स्वीकार नहीं करा है। ये सब आपके सामने बात हो गई है। और सही मायनों में अच्छा, झारखंड देश की में जनता, आप लोगों ने यही तो तैयारी झारखंड में भी की होगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में क्योंकि आपकी जीत हो चुकी है तो अब आप तमाम बातें जरूर रख रहे हैं और रखना भी चाहिए, लेकिन झारखंड में भी तो यही तैयारियां आप लोगों ने की होगी, यही सारी नैरेटिव सेट किए होंगे, जनता के बीच गए होंगे, तमाम बातें कहे होंगे, लेकिन झारखंड में तो आप लोगों को ये वाली जीत नहीं मिली जिसकी उम्मीद आप लोग कर रहे थे। गरिमा जी, चुनाव होते हैं, हर पार्टी अपनी ताकत से चुनाव लड़ती है, अंतिम फैसला जनता का होता है। और अगर जनता ने झारखंड में जो भी फैसला दिया है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। हम ईवीएम पर या चुनाव आयोग पर दोष नहीं मढ़ रहे, हम वहां की पुलिस पर दोष नहीं लगा रहे, हम जनता के आदेश को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी पूरे हिंदुस्तान में एक अगर पार्टी है, मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो कांग्रेस है। हमने झारखंड में भी कांग्रेस को हराया। कांग्रेस में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूत से चुनाव लड़ी है और फैसला स्वीकार है। ठीक है, मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है। और दूसरी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो चुनाव हुआ है विशेष करके महाराष्ट्र में, जनता ने देखा एक तरफ तो वोटर हैं जिन्होंने वोट डाल दी है, एक तरफ मौलवी अपनी शर्तों के अनुसार और उनकी शर्तें मानते हुए उन्होंने वोटों की अपील करी महाविनाश अघाड़ी के लिए। लेकिन जनता ने उनको उनका रास्ता दिखा दिया कि मतलबी लोगों को बर्दाश्त नहीं होंगे, जो शर्तों पर राजनीति करेंगे ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं होंगे। ये लोग भी कह रहे हैं आप लोगों को यंत्र तंत्र षड्यंत्र करके। ठीक है, आपके पास में फिर से लौटूंगी मैं। निपुण जी, आपका रुख करना चाहूंगी और एक सीधा सा एक विश्लेषण भी आपसे चाहूंगी कि अब देखिए जिस तरह से हमने देखा था, आंकड़े हैं थोड़े से, मैं उन्हें ब्रीफ करना चाहूंगी कि 84% स्ट्राइक रेट बीजेपी का हो चुका है इस वक्त और कांग्रेस का रह गया 19%। लोकसभा चुनाव में ये जो स्ट्राइक रेट है वो बिल्कुल अलग थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 32% था और कांग्रेस का था 76%। 4.5 महीने में ये जो बड़ा उलटफेर हुआ, कहां पर जो महाविकास अघाड़ी है वो पीछे रह गई, कहां पर जो बीजेपी है वो इतना बड़ा जो बदलाव है, इतनी बड़ी जो तब्दीली है वो देखने को मिली। इसका पूरा एक छोटा सा विश्लेषण निपुण सर। छोटा सा बोल दिया, छोटा सा ही कर देता हूं, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ये चुनाव बड़ा ही मायने रखता है और क्यों मायने रखता है, आपने पहले बताया कि स्ट्राइक रेट में जो अंतर आया और बीजेपी जो लगातार एक जो कहते हैं निराशा में चली गई थी लोकसभा के चुनाव के बाद, वो लगातार क्या कर रही है, हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया, आज महाराष्ट्र में रिकॉर्ड बनाया। मैं इसमें ये मानता हूं कि बीजेपी और संघ
जो बात मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये बात संगठन के अंदर भी लागू होती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ में एक दरार सी दिखी जा रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव तस्वीरें भी दिखा रहे वो हैं जलेबी बंटने की। हाँ जी निपुण। तो वो क्या हुआ आपका, कहीं ना कहीं जो वो अलगाव था दोनों में दिख रहा था वो एक हुआ है। और जानकारी ये है कि संघ ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मेहनत की है, करीब 50 से 60 हजार बैठ के वहाँ पे उन्होंने की है, उसका परिणाम हमारे सामने दिख रहा है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि 2 पुत्र थे महाराष्ट्र में, एक वैचारिक पुत्र और एक जैविक पुत्र। विजय मिली है वैचारिक पुत्र को और जैविक पुत्र को विजय नहीं मिली, यानी कि मैं बात करूं उद्धव ठाकरे जी। और यहाँ पर पीएम मोदी ने जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी का बराबर नाम लिया कि उनका मेरे प्रति प्रेम था, तमाम तरह की बातें। फिर हम लोग बात करें एक नाथ शिंदे जी की बात करें, वो हमको देखने को मिलता है। तीसरा आप देखें कि ये जो महाराष्ट्र में चुनाव जीते, और महाराष्ट्र इसलिए जरूरी है क्योंकि मुंबई हमारी एक कैपिटल है, किसकी, आपकी इकोनॉमी कैपिटल। और आप देखिए जिस प्रकार से सुबह से हम देखें कि जो हमारा जो सेंसेक्स में जिस प्रकार से उछाल आया है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। मैं देखा इस चुनाव में आपका धारावी प्रोजेक्ट की बातें चल रही थी, उसका बहुत विरोध हो रहा था। फिर अडानी का मुद्दा आया, लेकिन अडानी का मुद्दा थोड़ा चुनाव के बाद में आया, चुनाव से पहले आता तो उसका भी एक प्रभाव पड़ता। लेकिन हम देखें कि इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव कि कहीं ना कहीं धारावी की जनता, जो भी वहाँ पर आपका महाराष्ट्र की जनता है, उसने कहीं ना कहीं विकास को चुना। और जो बेकार के नैरेटिव है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो एक वो भय का एनवायरमेंट था, उसको कहीं ना कहीं खंडित किया है। और रही बात झारखंड की, जैसे हम झारखंड के चुनाव को देख रहे हैं, देखिए झारखंड के चुनाव में बीजेपी की सीट भले ही कम आई है, लेकिन आप वोट प्रतिशत देखिए, वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा किसका है, बीजेपी के खाते में है। तो आप ये नहीं कह सकते हम कि बीजेपी जो है आपका कि वहाँ पर डिफीट हुई है। हाँ, ये जरूर है कि जो एक हमारा आप फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की जो प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ी है, लेकिन वोट प्रतिशत वहाँ भी उसका बड़ा है। तो आप देखेंगे इसकी पूरी समीक्षा हम करेंगे। और दूसरी बात यूपी की बात हम करें, देखिए बाद में आरोप प्रतिरोप चलते रहते हैं, जो भी सबने मेरे अभी हमारे जो गुप्ता जी ने भी कहा, फिर अनिल भाई साहब ने भी कहा, सबने कहा कि भाई ईवीएम की बात छोड़ दीजिए, झारखंड में क्यों आ गया, हिमाचल की बात, वो सब बेकार की बातें हैं। और पुलिस प्रशासन का यूज़ कर लिया, ये कर लिया। आज की तारीख में आप क्या संभव मानते हैं कि जिसके सबके हाथ में आज मोबाइल फोन है, किस प्रकार से वीडियो बना बना के वायरल कर दी जाती है, और ऐसे में पुलिस कार्रवाई भी होती है। अगर कहीं ऐसी कुछ गड़बड़ी मतलब प्रशासन की ओर से हुई भी तो 6 पुलिस वाले निलंबित भी किए गए आपके चुनाव आयोग के द्वारा। तो इस प्रकार का आरोप लगाकर देखिए हार जीत चलती रहेगी, लेकिन संविधान और देश रहना चाहिए। इस प्रकार के आरोप प्रतिरोप लगाकर कहीं ना कहीं आप जनता में अपना विश्वास क्या करते हैं, लूज करते हैं। मैं इस तरह से इसको देखता हूँ। ठीक है, रुद्र प्रताप जी आपका रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में ये बड़ी जीत दर्ज कराई है महायुति ने, और जो रिकॉर्ड्स थे वो बीजेपी ने पार कर लिया, क्योंकि इतनी उम्मीद लगातार लगाई भी जा रही थी। हालांकि जो पॉलिटिकल लीडर्स है बीजेपी के वो लगा रहे थे, लेकिन तमाम जो स्थितियां हैं वो भी बदलती हुई नजर आ रही थी। और क्योंकि जिस तरह से अभी निपुण सर हम जिस तरह से आंकड़ों की अभी भी बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दरमियान, और अब अजीत पवार गुट को लेकर के जिस तरह से बातें सामने थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन नहीं था, आपने भी देखा था, हम सब ने देखा था। और इस बार जो परिणाम सामने आया असेंबली इलेक्शंस में वो बिल्कुल बदलते हुए नजर आए। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो लाड़की बहन योजना थी महाराष्ट्र में, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा था लाडली बहना योजना, जब चुनाव के जब परिणाम सामने आए थे तो बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज कराई थी। और इसी तरह से यही पहलू कहीं ना कहीं इस बार नजर आया। अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो 2019 में जितनी महिलाओं ने जब वोट दिया था उसके कई गुना ज्यादा इस बार के वोट। तो कितना इंपैक्ट, कितना असर महिलाओं का, महिला कार्ड जो है वो बीजेपी बहुत अच्छे से खेलना आप समझ भी चुकी है और जान भी चुकी है। और यहीं पर कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है, और जो तमाम लोग हैं वो भी यही कहते हैं, और आप भी इस बात से तारुफ रखते होंगे कि जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, वो कहीं ना कहीं इसी चीज में पीछे रह जाते हैं। देखिए ये जो महिलाओं का कार्ड है दोनों जगह काम किया है। वो झारखंड में काम किया है, महाराष्ट्र में काम किया है। झारखंड में वो बीजेपी के खिलाफ काम किया है और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ काम किया है। जहाँ तक बात हम महाराष्ट्र के चुनाव की कर रहे हैं, देखिए हर चुनाव अलग चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अब हम बैठ नहीं सकते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बैठना चाहिए। उसके परिणाम अलग अलग होते हैं, उसके बाद उसकी तैयारी, उसकी स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ एक दिक्कत हमेशा से रही है कि वो चीज़ों को सीखती नहीं है, वो एक लकीर पर खड़ी रहती है कि नहीं मेरा ऐसा है तो मैंने ऐसे किया, उसी के साथ वो चलती है, और उसका खामियाजा उसको महाराष्ट्र में देखने को मिला। अब महाराष्ट्र में उनके जो गठबंधन है उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की विचारधारा मिलती ही नहीं है।
उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता और उनका वोटर कैसे गठबंधन कर लेगा? जो जिनकी उत्पत्ति उनके कांग्रेस के खिलाफ ही हुई है और कोर हिंदुत्व के पार्टी है शिवसेना, उसको आप कैसे कांग्रेस के साथ आप एक साथ ला करके सोचते हैं कि हम चुनाव में आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे? तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा। दूसरी चीज़ क्या है, उद्धव ठाकरे जमीनी नब्ज को भांपने में असफल रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी पार्टी के 2/3 विधायकों को जाने से नहीं रोक पाया, जिनको इतनी अपने विधायकों के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर इतना नियंत्रण नहीं था कि उसको पार्टी में जाने से रोक सके और अपनी पार्टी बचा सके, तो जनता के बीच जब जाएंगे तो कैसे उनको लगता है कि उनको वोट मिल जाएंगे? दूसरी चीज क्या होती है कि देखिए, राजनीति में हमेशा क्या होता है कि जनसंपर्क बहुत जरूरी होता है। उद्धव ठाकरे के ऊपर बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं, या खास करके उद्धव ठाकरे के साथ साथ राहुल गांधी के ऊपर भी यही आरोप लगते हैं कि आम कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कांग्रेस को जितने लोगों ने छोड़ा होगा उनका सबका यही आरोप है कि राहुल गांधी लोगों से नहीं मिलते हैं। वही आरोप उद्धव ठाकरे के ऊपर उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने यही लगा करके पार्टी छोड़ी। तो उसमें बदलाव क्या आया? उद्धव ठाकरे ने ऐसे क्या काम किया? देखिए, जो आक्रामक चुनाव प्रचार होता है वो तब काम करता है जब आपका संगठन जमीन पर बहुत मजबूती से काम कर रहा होता है। तो इसमें एक थोड़ा सा ये चटपटापन कर सकता है कि चुनाव में थोड़ा सा चटकारा लगा दिया और जनता उससे बड़ी खुश हो जाती है कि नेता के आक्रामक भाषण से लोग उसमें होटिंग होती है, नारेबाजी होती है, वो बड़ी अच्छा चलता है। लेकिन ग्राउंड पर आपके लोग तो होने चाहिए जो मैसेज लोगों तक कर सकें। अब आप एक ही लाइन को पकड़ करके संविधान दिखाते घूम रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करते घूम रहे हैं, इसके सिवा नया क्या ला रहे हैं? ये चीजें चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो होना था उसका हो गया, अब उसकी काट ढूंढ ली। दूसरी सबसे बड़ी चीज हो गई, इस चुनाव के बाद अब बीजेपी एकदम कोर हिंदुत्व के साथ चुनाव लड़ने जाएगी अगले चुनावों से, क्योंकि बार बार इस बात को कभी भी आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोगों का आरोप क्या है कि जहां मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके हैं वहां पर लोगों को रोका जा रहा है। तो क्या मुस्लिम केवल आपका वोटर है? ये तो आप लोगों को चीख चीख करके बता रहे हैं ना कि मुस्लिम मेरा वोटर है, कि जहां 65% 50% मुस्लिम आबादी, वहां कैसे बीजेपी जीत सकती है? ये आरोप लगते हैं। तो ये आपने नैरेटिव बना दिया और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व जो अपनाया था वो उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हुआ। दूसरे, बीजेपी की सबसे बड़ी नुकसान जो लोकसभा में हुआ था वो अंतर कलह की वजह से हुआ था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के हवा नहीं थी या मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया। अगर ऐसा होता तो पूरे देश में हर जगह नुकसान होता। 2-3 राज्यों को अगर आप छोड़ दीजिए, उसके सिवा बीजेपी को कहीं नुकसान ही नहीं हुआ है। तो 2-3 राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश था जिसमें अभी विधानसभा चुनाव हुए। अब इस विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट हुए और इसको जितनी गंभीरता से बीजेपी ने लिया है कि योगी आदित्यनाथ एक सीटों पे 4-4 बार गए थे खुद, तो ये गंभीरता जो है बीजेपी में वो दिखाती है कि हाँ, वो चुनाव को लेकर के गंभीर हैं। अब हम बात करते हैं झारखंड की, क्योंकि झारखंड के चुनाव में बीजेपी को ऐसे परिणाम नहीं मिले। समस्या देखिए, राजनीति में नेता का होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी जब लोकल चुनाव लड़ेंगे तो आपके पास लोकल का अगर नेतृत्व नहीं है तो आप कुछ भी करके चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जहां बीजेपी हारती है, चाहे वो आपने देखा होगा कर्नाटक हारी हो या हिमाचल हारी हो या अभी झारखंड में उसका ये हाल है या वेस्ट बंगाल में ही हारी, उसके पास अपना नेतृत्व नहीं है लोकल के कि जिसकी फेस वैल्यू पे वो चुनाव लड़ने जाए। अब बीजेपी की तरफ से झारखंड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। 3-3 4-4 उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या है वो ग्राउंड पे? तो ये जो बीजेपी की समस्या है वो बनी हुई है। अगर बीजेपी इस पे काम नहीं करती है तो ऐसे जहां राज्य होंगे, क्योंकि जो ये सीटें आ रही हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के बल पे ही आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वहां के लोकल के लोग, क्योंकि अभी आप आंकड़े में देखेंगे तो हमको लग रहा है कि 2-4 बड़े नेता चुनाव हारे होंगे वहां पे। तो ये बीजेपी की एक समस्या है जिससे बीजेपी अभी उभर नहीं पा रही है। बिहार में वो बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही क्योंकि उसके पास नेता नहीं है। बंगाल में भी उनके पास जो नेता हैं वो टीएमसी से आए हुए नेता हैं। झारखंड में भी यही समस्या है, कर्नाटक में भी यही समस्या है और आप हिमाचल की भी यही थी। तो बीजेपी को इससे निकलना पड़ेगा, उसको उन प्रदेशों में कोई नेता देना पड़ेगा जिसके बल पे, अब जैसे फडणवीस यहाँ थे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे और काफ़ी समय से वो बहुत सक्रिय रहे हैं। इस जीत में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, ज़मीन पर उन्होंने बहुत काम किया है। एक मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री बन जाना और संगठन की बात मान करके वो मुख्यमंत्री के तौर पे काम करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कारण क्या है कि नहीं तो सत्ता की एक ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ पर तुरंत खटास हो जाते हैं।
तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से उन्होंने धैर्य दिखाया जमीन पे, वो सारी चीजें वहाँ दिखाई दे रही है और उसी के आधार पर इतनी बड़ी जीत हमको जो दिखने को मिल सर, आपने देवेंद्र फडणवीस की बात की, उन्होंने अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, लेकिन जो आंकड़े सामने आए जिस तरह से, क्योंकि जिस तरह से परिणाम अब नतीजे भी सामने आ रहे हैं, स्थितियां लगभग साफ हो ही चुकी हैं, पर उनकी सीट पर जो रेट होना चाहिए था वो उतना नजर नहीं आया है। विनिंग रेशियो की बात कर जी, जो वोटिंग जिसकी उम्मीदें वो कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो उनकी सीट पर नजर नहीं आई है। दरअसल क्या होता है कि कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जो बड़े नेता होते हैं उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की होती है, उनको बहुत सारी चीज़ों में काम करना होता है, उनके कार्यकर्ता भी उनके साथ लगे होते हैं प्रदेश की और जगहों पर जाने में, तो ऐसी कई बार स्थितियां बन जाती हैं कि उनके जो सीटें होती हैं उस पर उतना वो ध्यान नहीं दे पाते हैं बाकी सीटों की जगह। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो बीजेपी ने जिस तरीके से, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी अगर 110 से 120 सीटें जीतती हैं तो बहुत अच्छी सीट जीतेगी और अपना मुख्यमंत्री बना लेगी, और आज अभी की स्थिति में वो 130 में 32-33 सीटों तक जा रही है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था। और इसमें मैं स्पेशली कहूँगा कि फडणवीस की मेहनत बहुत ज़्यादा है, उन्होंने जो कोऑर्डिनेशन करके काम किया है उन लोगों के साथ, क्योंकि एक बड़े नेता होने के बाद भी उन्होंने एकनाथ शिंदे के अंदर में उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया। ये सब सामंजस्य, धैर्य, ये सब बताती है कि वो एक बड़े नेता हैं और उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ वहाँ पर काम किया है और उसका परिणाम आज परिणामों में दिखाई दे रहा है। ठीक है अनिल जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए, असली नकली शिवसेना, असली नकली एनसीपी, आज के इन आंकड़ों ने इसका भी पटाक्षेप कर दिया है, तस्वीरें लगभग साफ कर दी और अब इन दोनों ही नेताओं का, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे वो अजीत पवार हो, अब इनका क्या रोल? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हमारे गठबंधन के साथी हैं, हमारे गठबंधन में रहेंगे और निश्चित तौर पर उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा और उनकी पूरी हिस्सेदारी हमारी सरकार में। लेकिन एक बात जनता ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि जो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर चल रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता उनके साथ है। आप ये देखेंगे जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के लोगों ने सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, सनातन धर्म बीमारी है, इस तरह की बात कही और कांग्रेस सहित कांग्रेस ने भी इसका समर्थन करा और कांग्रेस से इंडी गठबंधन के किसी भी लोगों ने इसका विरोध नहीं करा। तो निश्चित तौर पर हमारे देश की जो 80% जनता है, सनातन धर्म के लोग हैं, उन्होंने देखा कि गाली देने वालों को प्रति भी ये स्वीकार कर रहे हैं सिर्फ सत्ता के लोग के अंदर। दूसरा एक बात और इन्होंने देखा कि इनके गठबंधन के लोगों ने उत्तर प्रदेश शौचालय साफ करने वाला कहा था, तो आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने ये बता दिया है कि जिन्होंने हमारे सम्मान के खिलाफ आवाज उठाएंगे उनको भी हम जवाब देंगे। वो उत्तर प्रदेश से उपचुनाव में और बिहार के अंदर भी 4 सीट हम जीते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये इनके लिए कि आप देश को बांटना चाहते हैं, आप उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांटना बिहार चाहते में हैं। आपकी पार्टी का सीएम नहीं बना पाए? नहीं, बिहार के अंदर हमारे गठबंधन का सीएम है ना, पार्टी हमारी पार्टी और हमारे यहाँ अगर जो तय होगा वो ही होता है, चाहे हमारी सीट ज्यादा हो और हमारे गठबंधन में 7 सीट कम हो, तो भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और वहां पर मुख्यमंत्री रूप में वो काम कर रहे हैं। और एक बात महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे, 200 से ज्यादा सीटें इतिहास में पहली बार आ रही है किसी एक गठबंधन को, और ये सब इस बात का परिणाम है कि जनता जो है विकास चाहती है, जनता सुशासन चाहती है, जनता अपने राज्य का विकास चाहती है, जनता भारत का विकास चाहती है, जनता परिवार का विकास नहीं चाहती, और ये लोग परिवार के विकास में लगे हुए हैं, जिस वजह से इन सबका परिणाम आपके सामने हो रहा है। और मैं एक बात और कहने में, इन्होंने धर्म के नाम पर जो बांटने की कोशिश करी है उसको भी जनता ने स्वीकार नहीं करा है। और अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि मानो कहीं पर मुस्लिम वोट अधिक है तो वो अपने आप कह रही है हमारे वोटर हैं, वो अपने आप ही ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, आप अपने आप ही हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। तो ये देश की जनता देख रही है कि इनका काम है फूट डालो राज करो। अनिल जी, ये तो सबने किया है, धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति सिर्फ एक दल ने नहीं की है, आप इसे नकार नहीं सकते हैं।
तमाम जो आपके लीडर्स थे वो ये कहते थे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आप ये मत कहिए कि सिर्फ एक ही दल ने ये बात कही है, कि सिर्फ कांग्रेस कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की बात कर रहे हैं। एक दल ने ही सिर्फ नहीं कही है ये बात। ठीक है, आपकी बातें पूरी करें। मैं गरीबा जी एक सेकंड, आप एक बार बांग्लादेश के अंदर वहां पर कहते हैं मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, तो किसी को कुछ दर्द नहीं होता। हमारी सरकार ने कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करी है। गुरेज इस बात से नहीं है अनिल जी कि, लेकिन आप ये बात जिस तरह से कह रहे हैं कि इन लोगों ने ही सिर्फ धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति की, तो आप इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि बीजेपी ने इस तरह की बातें नहीं कही हो, बीजेपी ने धर्म के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति नहीं की हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव। ठीक है करीमा जी, मस्जिदों से फतवे कौन जारी करवाता था? अभी मौलवियों से फतवे किसने जारी कराए? आप इस तरीके से खुल्लम खुल्ला आप एक बात करें और उसके बाद में आप हम पर आरोप लगाएं, वो निश्चित तौर पर गलत है। आप ये देखें कि मतलब मस्जिदों से फतवे ये जारी कराते थे, आज धर्म गुरुओं ने अपनी शर्तों पर लाकर इनको पूरा समर्थन करा कि आप इनको दो, तो इसको सांप्रदायिकता कहते हैं, इसको हिंदू मुस्लिम बांटने वाली बात करें। हम अगर मानो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हिंदू धर्म तो पूरे हिंदू सनातन धर्म तो एक जीवन शैली है। भगवान राम का ये विरोध करते हैं, काल्पनिक कहते हैं, भगवान राम का मंदिर बनाते हैं। गरिमा जी, इसमें एक बात है, अब जैसे अनिल जी कह रहे थे ना, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस व्यू बनाने के लिए हम सब पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन देखिए वास्तविकता समझिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ, अभी 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे 3 दिन बाद, तो हमने एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर कॉन्सेप्ट को अपनाया। सेकुलर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सभी धर्म इक्वल होंगे, किसी को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पर शुरुआत में कांग्रेस ने गलती क्या की कि उसने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति शुरू की, उससे हिंदुओं को नेचुरली क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और बीजेपी को इस हिंदुत्व पॉलिटिक्स को करने का मौका मिला। तो आप ये कहें कि कांग्रेस की गलती नहीं, शुरुआत तो कांग्रेस ने की। और आज अगर सपा पीडीए की बात करती है, 2013 में मनमोहन जी कहते हैं कि मुस्लिम का पहला हक है, हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, सनातन बोर्ड की बात नहीं करते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की गलती है? भाई जाहिर सी बात है कि जब आप मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स शुरू करती है कांग्रेस और कहती है कि हम ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम इन 3 के आधार पर क्या करेंगे, सत्ता में आएंगे, नेहरू की ये स्पष्ट पॉलिसी थी, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को अपना कार्ड खेलने का मौका मिलेगा। और देखिए आपका जैसे ओबीसी की बात करते हैं, मंडल कमंडल कौन लेकर आया था? भाई आप देखिए जो मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स थी, जो तमाम तरह की जो पॉलिटिक्स है, तो मैं मानता हूं कि जिस सूत्र पर या जिस नींव पर राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हुआ 1947 से लेकर जो घटनाएं घटी, उसका परिणाम आज आपको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में दिख रहा है। तो ये एक पार्टी को कहना कि नहीं, दोनों को बैलेंस करने के लिए बात है कि उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। और जड़ ये है कि जब यूसीसी की बात होती है तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबको एक साथ आ जाना चाहिए, सेकुलर कॉन्सेप्ट पर आ जाना चाहिए। मैं मानता हूँ हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी की बातें हैं, हम एक देश में रह रहे हैं, लेकिन इस तरह की हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जनता है, जो मासूम जनता है, जो कि वोट देती है, जो इन्हें सत्ता में लाती है, जो इनके सिर पर ताज सजाती है, वो नहीं समझ पाती है। अब समझ रही है ना, अब समझ रही है जनता इस बात को कि कौन कैसे पॉलिटिक्स कर रहा है, कैसे हमारी विचारधारा को कैसे चेंज कर रहा है, कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहाँ हमें फ्री दिया जा रहा है, हमें ये सिखाया जा रहा है कि नहीं केवल आप यहीं रहें। अभी जैसे अभी इलेक्शन में ही हुआ है कि एक दलित लेडी ने खुलेआम विरोध किया कि नहीं मैं बीजेपी को दूंगी, तो उसकी हत्या कर दी गई। तो ये सब जो आपकी तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई दे रही है, उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वोटर लेडीज को डालना चाहिए, उसमें आप एक पर्टिकुलर कास्ट को आप फिक्स करें कि इसका चेकिंग नहीं होगा। जब आप एक कास्ट को चेकिंग नहीं कर सकते हैं तो दूसरी कास्ट की माता बहनों को कैसे चेक करते हैं? पर्दा तो सबके यहाँ है, प्रथा तो शुरू से चली आ रही है, तो आप उधर क्यों? आप उनकी आईडी नहीं देखेंगे, उनको आप कोई भी चीज की आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। आपने बैन लगवाया कि पुलिस इनकी आइडेंटिफाई नहीं करेगी, केवल इलेक्शन कमीशन में जो लोग नॉमिनेटेड है वो करेंगे। क्यों? अगर पुलिस का काम क्या है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसकी चेकिंग करना, अगर वही बंदा अंदर चला गया तो उसके साथ में कितने
निहत्थे लोग और जो बेचारे लोग जो अपना इलेक्शन में वोट करने आए हैं वो कहाँ मरेंगे? कैसे पता चलेगा? इलेक्शन कमीशन कैसे चेक करेगा अगर आप पुलिस को ही रोक रहे हैं? ये जो सब विचारधाराएं निकल के आ रही हैं वो सारे हमारे हिंदुत्व के लिए खतरा बनी हुई है, जो कि सब पार्टी को, एक पार्टी नहीं, पर्टिकुलर एक पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस या सपा बसपा, इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक जो अब हमारी इसकी जाति गणना वाली बात थी वो भी करनी पड़ेगी, सबको एक चीजों के एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, ना कि हम अपनी राजनीति के लिए हमने मुसलमानों को बांट दिया। और शुरू से जो कांग्रेस करती आ रही है वो सबने देखा है, 70 सालों से एक ही पार्टी का अस्तित्व रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, फैमिली दर फैमिली चलती आई है। वो सबने देखा है कि कैसे इन्होंने तुष्टीकरण करा, केवल डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का था वो इन्होंने लागू करा, गलत पढ़ाया गया, गलत हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई जो कि हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। हम गलत पढ़ते आए, गलत हमने नैरेटिव सेट कर लिए कि ये पार्टी आएगी तो ये हमें बम फोड़ देगी या ये हमें मार देगी, ऐसा नहीं है। और आज के समय में जो कि सब मुस्लिम वोटर के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा इस समय जागरूक है देने के लिए कि हमें, हमारे लिए कौन पार्टी सबसे ज्यादा वर्क कर रही है। जो मुस्लिम लेडीज हैं उनका क्या अस्तित्व है वो कोई नहीं देख रहा है, जो कि आके एक, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, लेकिन जो गलत है उसके विरोध में मैं हूँ कि आप लेडीज को आपने बढ़ावा दिया लेकिन मुस्लिम लेडीज को कहाँ रखा? उसके लिए लड़ा कौन? उसके लिए कौन लड़ा? आके नरेंद्र मोदी जी लड़े, उन्होंने आपके लिए 3 तलाक हटाया। ये जो आपके यहाँ बहुत सारे नियम हैं कि हलाला होगा, ये होगा, उन सब पे जो कार्रवाई करी। अभी वक्फ बोर्ड की बात आई, वक्फ बोर्ड के ऊपर सब पार्टी एक साथ हो गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो जमीनें आई हैं, जब कहीं मुस्लिम था ही नहीं, पैदा ही हिंदुत्व से हुआ है, तो इनकी जमीनें कहाँ से आई? आपके पास पीछे से नहीं है, आपका वक्फ बोर्ड है जो कि हमारे लॉ के हिसाब से अगर आप देखिए जहां कहीं भी बैठता है 5 लोगों की एक कमेटी होती है, उसमें सब धर्म के लोग हो सकते हैं। चाहूंगी इसी बीच तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के बयान सामने आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग से। इस तरह से क्या हमारा चुनाव, आप लोग कह सकते हैं और कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, मीडिया पर भी कह रहे हैं, अरे साहब झारखंड जीत गए तब तो नहीं बोलते कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ है। साहब झारखंड, जम्मू कश्मीर, बाई इलेक्शंस, जो असेंबलीज जिनके मैंने नाम लिए, उनको जिताकर वहां लेवल प्लेइंग फील्ड देकर हमें जीतने दिया जाए, ये इस उम्मीद के साथ कि उसके बाद हमारा मुंह महाराष्ट्र में बंद हो जाएगा, माफ कीजिएगा, मुंह बंद नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी लाभ लेना होता है वो सारे दांव पेच वहीं खेले जाते हैं, बाकी जगह लेवल प्लेइंग फील्ड चलने दी जाए। जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होती है वहां के नतीजे आपके सामने हैं। इसलिए इस पे सवाल हम जीतें या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए यह बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। हम नहीं चुप होंगे, हम बोलेंगे, और चुनाव आयोग से हम बार बार बोलेंगे। आज तक शेरो शायरी के अलावा हमें कुछ सब्सटैंटिव जवाब नहीं मिलता, जो हमने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया पुणे वाला, लिस्ट दी गई कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कि यहां यहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। बीजेपी के नेता रेड मार्किंग मतलब इन नामों को हटा दिया जाए वोटर्स लिस्ट से, हमने लिस्ट दी, उसका जवाब नहीं आया। 99% बैटरीज के बारे में आज तक जवाब नहीं दिया। शेरो शायरी जरूर आई, वो भी बड़ी वाहियात प्रकार की शेरो शायरी थी, उसमें भी कोई मनोरंजन नहीं था। तो इस तरह से अगर चुनाव होंगे और बड़ी शातिर तरीके से हमारा मुंह बंद कर दिया जाए, हम लगातार
हरियाणा में भी हमने ये आवाज उठाई कि हमने ही नहीं, सिविल सोसाइटी, एनजीओज ने उठाई कि ये वोट शेयर कैसे बढ़ गया, वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ गई। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे में बढ़ता चला जा रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद ये कैसे हो रहा है? जवाब नहीं आता। आज से 5 साल पहले कभी आपके पास ये मुद्दा भी सामने आया था कि ये परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है चुनाव खत्म होने के बाद? रोज हर चुनाव के बाद और काउंटिंग से पहले कहीं ना कहीं आपके ही चैनल्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये खबरें चलाई जाती हैं, दिखती हैं, वीडियोस दिखाई देते हैं कि बीजेपी के नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली कल नागपुर में, कल रात को, परसों। कोई जवाब नहीं। क्या चुप्पी से चुनाव आयोग अपने आप को, रात की नींद कैसे आती होगी इन लोग? चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? इसलिए इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, इस देश में 54 साल 7 महीने शासन में रहने वाली पार्टी की हैसियत से और प्रमुख विपक्षी दल की हैसियत से हम अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह के सवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े परेशान करते हैं, हम उठाएंगे, क्योंकि हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें लोकतंत्र की चिंता है, हमें इस देश में पारदर्शी चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हम अपनी भी मानते हैं। मैं जयराम रमेश जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। पहले तो मैं झारखंड की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे देश के लिए एक नया रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन दिया। ध्रुवीकरण की राजनीति को निर्णायक तरीके से उन्होंने ठुकराया है। क्या क्या नहीं कहे गए चुनावी अभियान के समय। हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो देखिए, जिस तरह से अभी आप सब सुन रहे थे पवन खेड़ा को, तमाम बातें कह रहे थे और तमाम फिर से आरोप का दौर अब चुनावी नतीजों पर हम देख रहे हैं। रुद्र प्रताप जी, आपका रुख करूंगी। आप सुन रहे थे पवन खेड़ा को, जिस तरह से उन्होंने बातें कही और कहा कि झारखंड की जीत दिखा करके आप हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर फिर से सवाल खड़े किए और फिर से कहा कि वही वाहियात शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बोला कि वाहियात तरीके से शेरो शायरी की जाती है, जो जवाब हम चाहते हैं, जो पारदर्शिता हम चाहते हैं, वो नहीं देखी जाती है, वो नहीं मिलती है। चुनाव आयोग पर तमाम तरह के सवाल और जिस तरह से उन्होंने वो वोट शेयर को लेकर के तमाम आरोप लगाए, वोट परसेंटेज जब चुनाव खत्म हो जाते हैं वो बढ़ने लगते हैं, इस तरह के लेकर के तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो इसका एक विश्लेषण कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा आंकड़े बदलते रहते हैं, स्थितियां बदलती रहती है, सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं और जब बाद में जब आंकड़े जब अपलोड किए जाते हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तो वो तस्वीरें अलग होती हैं, निकल करके सामने आती है कि एग्जैक्ट स्थितियां क्या। लेकिन इस पर भी तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर। देखिए क्या होता है ना कि बचपन में हम लोगों ने देखा था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और पढ़ाई नहीं करते थे, वो बाद में कहते थे कि टीचर ही अच्छे नहीं थे, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। तो कांग्रेस की एक समस्या हो गई है कि कांग्रेस अभी नहीं, बहुत पहले से कांग्रेस के पास कुछ ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो अपने कुछ नहीं कर सकते हैं। वो केवल इसी तरह के अच्छी अच्छी बातें करके संगठन में जमे रहते हैं, जिनको कहते हैं दिल्ली छाप नेता। उसी में से ये हैं शामिल। अगर आपको इतना लगता है, देख अभी आप 4 दिन पहले कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है, बड़ी तारीफ करते हैं कि लोकतंत्र जिंदा है। तो अगर आपके पास इतने सबूत हैं, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने काफी टाइम तक कहा था और अभी भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हैक करी जा सकती है या किसी भी तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है तो आए, तो उसमें क्या बुराई है, जाइए। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं तो आप चले जाइए, आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आईटी के जनक हैं, उनको बुलवा लीजिए, अमेरिका में रहते हैं। तो सवाल ये है कि आप अगर जमीन पे काम नहीं कर पाएंगे तो परिणाम यही आएंगे। आप एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस पूरे चुनाव में आपने मुद्दा करा कि जो योजनाएं महिलाओं के लिए लागू हुई हैं उसका बहुत फायदा हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ, गठबंधन को, और यहाँ झारखंड में जेएमएम को हुआ। इनकी बहन राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं, आज चुनाव वो शायद जीत भी गई हैं।
हरियाणा चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं वो एक महिला के तौर पे मुझे नहीं लग रहा है कि आज इस देश में उनसे बड़ी कोई महिला के तौर पे कोई नेता होंगे, चाहे बीजेपी ले लीजिए या कांग्रेस ले लीजिए। उनको चुनाव से दूरी क्यों बनाई गई? तो अब चारों तरफ जश्न का माहौल और तस्वीरें बदलती हुई, पटाखों की आवाज देखी जा रही है, सुनी जा रही है और मिठाइयां बट रही हैं, जलेबी बांटने की भी तस्वीरें हमने देखी। रुद्र प्रताप जी, आपकी बातें पूरी करें और फाइनल कमेंट सर। मैं उसी बात के कह रहा हूँ कि ये लोग क्या होता है कि कुछ ऐसे नेता हैं कि जिनको केवल टीवी पे आना होता है और किसी भी चीज के परिणाम के बाद उसमें कमियां निकाल करके और अपनी दुकान चलाना होता है। अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी है, एक बात की थोड़ी बात है, पिछले 4-5 सालों से सिर्फ यही बातें हो रही हैं, तो उसके लिए आप काम करिए। आप अगर जनता के बीच जाना चाहते हैं तो आंदोलन आप खड़ा कर दीजिए इसी बात पे कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। आप कर दीजिए बहिष्कार एक राजनीतिक दल के तौर पे। अब तो वैसे भी देश में एक तरह से आप मान लीजिए 2 ही पार्टी बची हैं, एक इंडिया गठबंधन और एक बीजेपी का गठबंधन, तो आप बहिष्कार कर दीजिए, लोग जनता आपके साथ आके खड़ी होगी। सवाल ये है कि आपकी जो बातें होते हैं, जो आपके आरोप हैं, उसमें गंभीरता नहीं है, तो अब लोग उसको मजाक में लेने लगे हैं कि आप इसी तरह की उल-जलूल बातें करेंगे और उसको लोग सुन करके मजाक में लेकर के उसको भूल जा रहे हैं। तो ये आजकल हो रहा है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ। ठीक है, अनिल जी आपका रुख करूंगी, जल्दी से एक बार फाइनल कमेंट पवन खेड़ा के जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आए हैं, तमाम आरोप। तरीके से विरोध करता हूँ। अभी ये पवन खेड़ा जी इसी उत्तर जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये बैलेंस बनाने की बात करते हैं, झारखंड में हमने जीतने देते हैं, महाराष्ट्र में हमको हराते हैं। जब ये लोकसभा के चुनाव थे तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों में इनको अधिक सीटें मिली है, तो हमने अब जमा कुछ क्यों नहीं कर लिया? यानी आप अपनी कमी को छिपाने के लिए संस्थाओं पर आरोप लगाएं, अपनी कमियों को ठीक ना करें। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता, इस तरीके से पार्टियां नहीं चलती। जैसे अपने रुद्र प्रताप जी ने बताया था, कह रहे थे कि भाई इनको अपनी कमियों को ठीक करने की जरूरत है, लेकिन बजाय बीजेपी में कमियां निकाल करके, संस्थाओं में कमियां निकाल करके ये जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि एक तरफ वो पार्टी है जो देश के लिए, प्रदेश के लिए काम कर रही है, और एक तरफ वो पार्टी है जो अपनी कमियों को छिपा करके परिवार की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, रीना जी, पवन खेड़ा की आप भी स्टेटमेंट सुन रही थी, आपका क्या कुछ कहना? मैं पवन खेड़ा जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं रुद्र जी ने जैसा कहा कि आप जैसे भी अपने आप ग्राउंड की रियलिटी पे नहीं आते, आपकी जो भी कमियां हैं वो सब आप ठेल देते, वर्क नहीं करते, खाली चैनल पे आए, 1-2-3 जुमले बोले, इस पे ब्लेम लगाया, उस पे ब्लेम निकल गए। जैसे कि उन्होंने बोला कि लेडीज को बेनिफिट देके आप महाराष्ट्र जीत गए, उत्तर प्रदेश जीत गए, तो वैसे ही इन्होंने पहले भी तो लोकसभा में कैंपेनिंग चलाई थी प्रियंका ने, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उन्हीं को लड़कियों ने ही जवाब दिया कि हमें स्कूटी नहीं चाहिए, हमें हमारे लिए राइट्स चाहिए, हमें फैसिलिटीज चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, हमें स्कूटी नहीं चाहिए। तो इसलिए लेडीज वाला जुमला तो अभी कहीं चल नहीं सकता। रही बात ईवीएम की, ईवीएम के लिए चैलेंज के लिए पहले भी आ चुका है, मैंने पहले भी बोला कि आप आइए, और आपको लगता है कि इसमें अगर वोटिंग शेयर बढ़ाया जा सकता तो आपके सामने है, आपके पास इतने, रुद्र जी ने भी बोला आईटीएंस हैं, सही बात है कि आपके पास इतने ग्राउंड पे इतने इंजीनियर्स हैं, सब कुछ है, आप कर सकते हैं। और जैसे कि अनिल जी भी बोल रहे थे कि जो भी हमारा वोटिंग शेयर है लोकसभा में क्यों नहीं कर पाए हम, विधानसभा में ही क्यों कर पा रहे, ये जो इनके नैरेटिव है, ये अपनी जेब को मिटाने के लिए, अपनी हार को मिटाने के लिए दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ना है। ठीक है, निपुण जी आपका रुख करूंगी, आपके भी फाइनल कमेंट पवन खेड़ा के स्टेटमेंट पर जल्दी से। मैंने उनकी 2 बातें, एक तो उन्होंने ईवीएम का जो 90% बैटरी की बात कही, अगर उन्होंने चुनाव आयोग का जो हमारा मैनुअल है ईवीएम को लेकर उसको पढ़ा होता, मैंने बहुत पहले जब ये बात चली थी आपके चैनल पर मैं डिबेट में कहा था कि मैनुअल में साफ लिखा है कि जो नई मशीन खरीदी जाती है, तो जो नई मशीन को अगर आप क्या चुनाव में यूज़ करते हैं तो कई बार होता है पूरा दिन यूज़ करने के बाद भी उसका 90% ही बैठे रहता है, और जो 3-4 बार चुनाव में यूज़ हो चुकी होती है मशीन, उसकी बैटरी जल्दी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। इसका उत्तर सीधा सीधा चुनाव आयोग की ईवीएम का जो मैनुअल्स में लिखा है। दूसरा उन्होंने कहा कि बाद में अपडेट होता रहा। देखिए चुनाव जनरली आपका 6 बजे समाप्त हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि उसका जो पूरा डाटा है वो 7-8 बजे तक अपडेट होता है, पहले भी हुआ है। और कई बार क्या होता है कि 6 बजे आपका चुनाव बंद होना है, लेकिन लाइन लंबी लगी हुई है, लोग 7 बजे तक 7:30 बजे तक भी वोट करते हैं, तो उसका डाटा 8-9 बज जाता है अपडेट होने में। तो ये जो बातें हैं ये अब
आज की तारीख में जनता की गले इसलिए उतरती है क्योंकि सब चीज़ डिजिटली है, सब चीज़ डिजिटल पे हो रहा है। और ईवीएम मशीन अभी की थोड़ी 1989 में पहली बार ईवीएम मशीन प्रयोग हुई थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2004-2009 के जो चुनाव थे जिसमें कांग्रेस जीती थी तो वो भी इसी का परिणाम था। तो ये सब कहना अब थोड़ा सा ना गले नहीं उतरता है लोगों के। ठीक है सर, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। निपुण जी, अनिल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रीना जी, आपका भी हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।